दोस्तों मेरे फेवरेट यूट्यूबर और भाई ध्रुव राठी ने अभी एक लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड किया जिसका टॉपिक है आर दे अलाइव। और इससे पहले भी एक वीडियो आई थी, उसका टॉपिक था इज इट फेक, और ये भी इसी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस पे ही था। ओवरऑल दोनों वीडियो देख के मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गया कि ध्रुव भाई को खुद ये यकीन है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज रियल, और इस बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये बंदा लॉजिकल बंदा है। एनीवेज, मेरे इतने सब्सक्राइबर या वीडियोस तो नहीं है कि मैं उनकी वीडियो से रिलेटेड कुछ बोलूं, पर हर कोई अपना एक ओपिनियन ज़रूर रख सकता है, खास करके हम जैसे लोग जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे नहीं बल्कि क्रिएशन पे बिलीव करते हैं। हालांकि अगर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें और समझे तो 90% आपका दिल कहेगा कि हम पहले चिंपैंजी ही होंगे, बल्कि इस थ्योरी के हिसाब से हम पहले पानी में तैरता एक छोटा कीटाणु थे जिसको फूका बोला गया है, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और वो खुद से ही धीरे धीरे कई रूप में वक्त के साथ बदलते रहे और देखते ही देखते इस ज़मीन पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो बन गए। मतलब ये ऐसी बात है जैसे कोई ये कहे कि एक जगह पे ढेर सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ था और एक दिन बहुत आंधी तूफान आया और आता रहा लाखों साल तक, और जब तूफान रुका तो वो कूड़ा कचरा बोइंग 747 एरोप्लेन बन गया। एनीवेज, कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एज अ फैक्ट मान लो। नाम ही देख लो आप, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको अब तक फैक्ट ऑफ इवोल्यूशन या लॉ ऑफ इवोल्यूशन या प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन नहीं बोला गया है मेडिकल साइंस में। आपने स्कूल में न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन पढ़ी होगी, ना कि थ्योरी ऑफ मोशन। वैसे ही बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, ना कि बॉयल्स थ्योरी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ना कि आर्किमिडीज थ्योरी। थ्योरी वो चिड़िया का नाम है जिसका अभी पर भी नहीं निकला लेकिन वो खुद को बाज बोलती है। लोग इस पे जोर देते हैं कि डार्विन ने ये थ्योरी दी है, पर ये नहीं बताते कि डार्विन खुद ही अनश्योर था अपनी थ्योरी के लेके और इसने ये बात अपने दोस्तों और कलीग से लिखित में दी। नहीं यकीन तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो। मैंने भी पूछा, डज डार्विन राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड एंड सेड ही इज नॉट श्योर फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? चैट जीपीटी ने भी यही बोला, यस, चार्ल्स डार्विन डिड एक्सप्रेस मोमेंट्स ऑफ डाउट एंड अनसर्टेनिटी अबाउट his theory of evolution by natural selection in personal correspondence with friends and colleagues। तो चार्ल्स भाई खुद कंफ्यूज थे अपनी थ्योरी को लेके। इसके अलावा सैकड़ों साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को ऐसे रिजेक्ट किया जैसे किसी लड़की ने शराबी के रिश्ते को रिजेक्ट किया हो। और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे, नोबेल प्राइज विनर्स थे, लाइक विलियम फिलिप्स, जोसेफ मोरे, क्रिश्चियन एनफिंसन, नेविल मॉट, जॉर्ज वॉल्ट, चार्ल्स टाउनेस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वार्नर हेजनबर्ग, एरविन स्क्रोजिंगर, चार्ल्स सिरिंगटन, पता नहीं कैसे कैसे नाम है भाई, जुबान पलट गई मेरी। और ये लोग कुछ बातों से एग्री थे, लाइक सिमिलर फीचर्स बिटवीन ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज, मतलब इंसानों और दूसरे जीवों में कुछ समानताएं, उसको लेके ये मानते थे कुछ। लेकिन ये मानना कि एक क्रिएचर से दूसरा क्रिएचर बन गया बल्कि लाखों किस्म की वैरायटी बन गई, ये रिजेक्ट कर दिया। और मैंने सिर्फ कुछ नाम गिनाए हैं आपको, ये लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने ये थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सवाल ये है कि दिक्कत क्या है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने की? दिक्कत ये है कि इस तरह की थ्योरी में सैकड़ों मिसिंग लिंक्स हैं। अभी भी रिसर्च जारी है और जो टेक्निकल टर्म यूज़ किया जाता है इस तरह की थ्योरी में वो ये है, ऐसा माना जाता है, या ऐसा साइंटिस्ट सोचते हैं, या ऐसा उनका मानना है, या फिर अब तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मतलब चचा चैट जीपीटी से भी आप पूछोगे ना कि थ्योरी का स्टैंडर्ड क्या है, तो आपको वो बताएगा। जैसे मैंने पूछा, डू यू एग्री थ्योरी कैन बी रॉन्ग if we get more details but the established law and principles remain same? देखो चचा ने भी बोल दिया, yes you are correct। जैसे ही पढ़ा मेरा एटीट्यूड 100वें लेवल पे था। In science theories can be refined, expanded or even replaced bro, even replaced। आप इस टर्म को अगर देखो, कल को साइंटिस्ट आके बोल दें अरे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो ब्लंडर निकला है, असल में बात ये है, और एक नई थ्योरी दे दें, तो आप क्या बोलोगे कि हम तो कूड़ा निकले, पहले कुछ और ही सोच रहे थे। मतलब जो अभी खुद डेवलपमेंट स्टेज पे हो उसको हम एज अ फैक्ट मान लें और एक्सेप्ट कर लें कि हमारा क्रिएटर कोई नहीं है, और ये मान लें कि बेटा यही ज़िंदगी है, कोई अल्लाह, कोई भगवान या कोई गॉड जैसी चीज़ नहीं है। अपना हिसाब किताब बनाओ और मस्त जियो, गलत और सही का फ़र्क मिटा दो, बस ऐसा काम ना करो जिससे पुलिस ढूंढने लग जाए। क्योंकि साइंस के हिसाब से तो अगर कोई लूट पाट करे या कोई भी ऐसा काम जिससे उस इंसान को फ़ायदा हो, वो भले गलत हो, साइंस के हिसाब से वो सही है। साइंस मोरल वैल्यूज़ पे थोड़ी चलता है, वो तो बस कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, डेटा, ये सब पे बेस्ड है। हम भले बोलते रह जाएं अरे नहीं गलत बात है, लूट पाट नहीं करनी चाहिए, पर जो कर रहा है उसने अपनी थ्योरी बना रखी है भैया, अलग सी थ्योरी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता थ्योरी। आपको पता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अब तक अपना सर पकड़ के बैठा है क्योंकि उसको कुछ बातों का जवाब अब तक नहीं मालूम।
जैसे कि सेल का म्यूटेशन, यानी सेल पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। ये अजीब है बहुत। इसको कैलकुलेट किया गया मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से और पता चला कि एक सेल में हज़ारों लाखों की तादाद में प्रोटीन होता है और 10,000 से ज़्यादा वेराइटीज़ सिर्फ एक सेल में होता है प्रोटीन का, और हर सेल का अपना एक पर्पस होता है। रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि चांस क्या है कि प्रोटीन खुद से बन जाए और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तभी इवोल्यूशन का होना पॉसिबल है। और फिर सामने आया कि बाई चांस प्रोटीन बनने का प्रोबेबिलिटी 1 in 10⁻64, यानी एक के सामने आप 64 जीरो लगा दो, ये इतनी बार होगा तब एक बार का चांस है। इसके अलावा रिसर्च में डीएनए चेंजेस की वजह से अगर किसी सेल की म्यूटेशन के चांसेस की बात करें, जिससे एक जीव से शायद दूसरा जीव बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 10⁻27 ईयर्स बताया जाता है, यानी एक के सामने आप 27 जीरो लगा दो। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उम्र, जो पूरा ब्रह्मांड बना है अब तक, इसका उम्र बताया जाता है 13 बिलियन ईयर्स, यानी कि 10 जीरो आप जोड़ दो। तो आप सोचो, एक सेल म्यूटेशन के लिए 10⁻27 यानी 27 जीरो और 13 बिलियन में 10 जीरो है ना। अब इसका आप कैलकुलेट करने की सेल म्यूटेशन कितना टाइम ले रहा है, 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है पूरे ब्रह्मांड अब तक जितना बना है उसका टाइम लेके। और ये सिर्फ एक सेल की बात है, इंसान के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। दूसरा पॉइंट, डीएनए सिस्टम डार्विन के टाइम पे उतना एडवांस नहीं था जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज की, और इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसको बिना समझे बस हवा में बात कर दिया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट, जो फॉसिल्स मिले हैं अब तक डार्विन के थ्योरी के बाद, उसमें लाखों साल का गैप्स है, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉसिल्स नहीं मिले कि साबित हो कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी या कुछ और थे। इसलिए लाखों साल के मिसिंग लिंक्स को बस हमें लगता है ऐसा हो सकता है, इसे में ख़त्म कर दिया। चौथा और आखिरी पॉइंट बता दूं, अब तक इवोल्यूशन थ्योरी ये नहीं बता पा रही कि न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे हो पाया इवोल्यूशन में। अगर ये थ्योरी के माने तो आँखों को लेके ये बोलते हैं कि जो पहले कम देखने वाले जीव थे, वक्त के साथ जब रिप्रोड्यूस होते गए यानी नए जन्म लेते गए, तो उनकी देखने की क्षमता बढ़ती गई और लाखों साल बाद प्रॉपर आँख और देखने की सलाहियत बढ़ गई। इस पे बाकी के साइंटिस्ट ने बोला कि सीधे बीच की स्टोरी पकड़ ली, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स बनने से लेके लेंसेज और आइरिसेस जो आंखों की बनावट में शामिल है। पहले ये बताओ ना कि ये सेल्स कैसे बने जो लेंसेज बना पाए, जो पुतलियां बना पाई। एकदम से बीच से शुरू कर दिया कि कम देखने वाले जीव और इस तरीके से। तो मतलब पहले क्या हुआ था, उससे पहले कैसे न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, ये तो बताओ ना। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। प्लस ये साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ओवरऑल एक इंसान का जितना भी ऑर्गन, वो एक साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। अगर कोई फेल हो जाए बाकी का मामला भी टेढ़ा हो जाता है। तो ये कहना कि पहले एक ऑर्गन था और फिर बाद में बनता गया बहुत माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये सब हवाबाजी है। तो कहने का मतलब है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें अगर साइंस की बात करें तो अब तक मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा बस देखा है, वो भी फोटो में। और हम सबको पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सीज अभी भरी पड़ी हैं पूरे ब्रह्मांड में। अभी ठीक से कुछ नहीं मालूम, पर सीधे फूका से इंसान का सफर करा दिया। बिग बैंग थ्योरी को भी ये बोलते हैं कि एकदम से धमाका हुआ और ये कायनात वजूद में आई और इसी तरीके से बाकी की ज़िंदगी धीरे धीरे शुरू हो गई, मतलब खुद से, वो भी इतने परफेक्शन के साथ। तो बाबू एक काम करो, फिर कल को जब घर बनाना ना, तो इंजीनियर और मजदूर इन सब पे खर्चा नहीं करना, बल्कि खुद से सीमेंट, बालू, सीरिया, ईंट और पानी मिक्स करके उसमें धमाका करके घर बना देना। और जब बन जाए तो मुझे बुलाना गृह प्रवेश के लिए। देखो पॉइंट सिंपल है मेरा, साइंस अभी चूजा है 2023 में भी, अभी तक सिर्फ 1% से भी कम का पता है हमें। 99% इनको कोई आइडिया भी नहीं। बस थ्योरी देने से सच मान लेना सही नहीं। लेट देम डू देयर वर्क। We will surely say in the future the scientists will accept the fact that this universe and the entire beings are designed and created by some superpower। क्योंकि जो काम बनाने से नहीं हो पा रहा हमसे, वो खुद कैसे हो सकता है? बना रहे हैं ना हम AI से रोबोट एंड ऑल, बन पाया बिल्कुल इंसान जैसा? नहीं ना। तो फिर खुद से कैसे बन जाएगा मेरे भाई? अरबों साल मुर्गी का अंडा एक जगह छोड़ के देख लो, उसमें से मगरमच्छ नहीं निकलेगा। बात मानो, चूजा ही निकलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अपन को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। हो सकता है आगे इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहें।